हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर। लास्ट वीडियो में हम सभी लोगों ने गणित मंजरी पार्ट 1 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 6 to 12 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सॉल्व करते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E and F given that the coordinates D, E and F are 5, 1, 6, 5 and 0, 3 respectively. Find the coordinates of A, B and C। कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके मिड पॉइंट्स दिए गए हैं D, E and F। D, E and F इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और हमें निकालना है जो वर्टिसेस हैं, यानी ABC जो वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मिड पॉइंट के फार्मूले को। यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने पहले से ही आप लोगों को रेफरेंस के लिए यहाँ साइड में लिख दिया है। आप लोग बार बार यहाँ देखते रहिएगा, आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू, सॉल्व करने पे आपका आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा और कंप्लीटली सॉल्व करने पर x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x1 इक्वल्स टू माइनस x2। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए यहाँ पर ये AC लाइन के लिए, AB लाइन के लिए था, ये था AB लाइन के लिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं BC लाइन के लिए। BC वाली लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे x2 प्लस x3 आ रहा है। x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 5 है तो 5 लिख देंगे और x2 प्लस x3 इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर यहाँ से AC निकाल लेते हैं। AC हमारा क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा आपका x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर 6 दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट, ये देखिएगा। और यहाँ से आ जाएगा ये आपका x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 6 2 12। ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब फॉर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, यहाँ फिर देखिएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सॉरी 0 नहीं होगा, 3 होगा। 0 तो जो है उसका कोऑर्डिनेट है x का, यहाँ से लिखेंगे 3। देन ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 आपका। अब यहाँ से BC वाली लाइन पे देखेंगे, BC वाली लाइन पे तो यहाँ से आ जाएगा आपका y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1। देन y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर जो है 5 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हुए y1 प्लस y3 बाई 2, ये AC लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 5। इसको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 10। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब आप सभी लोग इक्वेशन नंबर 1 को एक बार देखिए। x1 जो है माइनस x2 के बराबर है, ठीक है। तो अब x1 की जो वैल्यू है यहाँ से, तो वो इक्वेशन नंबर जो है 3 में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, 3 में रखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे पुटिंग x1 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करने पर आपका आ जाएगा x1 की जगह पे लिखेंगे आप माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ से 12 आ जाएगा।
यहाँ से आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x3 माइनस x2 इक्वल्स टू 12, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 7 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। ऐड करने पे क्या आएगा आपका x3 प्लस x2 इक्वल्स टू 10 और x3 माइनस x2 इक्वल्स टू 12। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आएगा 2x3 इक्वल्स टू 12 और 10, ये हो जाएगा आपका 22। यहाँ से आपका x3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 11। x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 11 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसको जो है थोड़ा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से देखिएगा x3 की वैल्यू 11 आ गई, ठीक है। अब इसी x3 की वैल्यू की हेल्प से हम लोग यहाँ पर और आगे जो है जो कोऑर्डिनेट्स है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखेंगे जो है हमने वैल्यू निकाल ली है x3 की, ठीक है। अब इस x3 की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x2 प्लस x3 की वैल्यू आई है 11 इक्वल्स टू 10, देन x2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 माइनस 11 और x2 इक्वल्स टू -1। यहाँ से हमने x2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, x3 की वैल्यू को हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। अब यहाँ से x2 की वैल्यू जो है वो माइनस x2 की वैल्यू है x1 के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x1 इक्वल्स टू +1, ठीक है ना। x1 इक्वल्स टू +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब इस -1 को अगर यहाँ पे रखते तो माइनस माइनस +1 हो जाता और x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट तो हमने सारा फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 6 और यहाँ से y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 10 और y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ पर यहाँ से जो है एक कोई सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल करके किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे y1 इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 4, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में देखेंगे जो है y1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 माइनस y2, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 8 में से 8 के जो है y1 के वैल्यू को किसी जो है इस वाले में रख देते हैं इक्वेशन नंबर 6 में। तो चलिए लिखेंगे बाई पुटिंग इक्वेशन 4 y1 वैल्यू टू इक्वेशन 6, ओके, इक्वेशन नंबर 6 में रखने पर। तो यहाँ पर चलिए पुट करते हैं, तो यह जाएगा आपका स्टूडेंट्स। तो अब चलिए पुट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y1 की वैल्यू क्या रखेंगे 6 माइनस y2, तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं 6 माइनस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू आपका है 10, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 में। अब ये सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका y3 माइनस y2 इक्वल्स टू ये 6 ट्रांसफर हो जाएगा और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। इक्वेशन नंबर 9 मान लेते हैं इसको। अब इक्वेशन नंबर 9 को और इक्वेशन नंबर 5 को जो है हम लोग ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन जो है 5। चलिए दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, लिखेंगे y3 माइनस y2 इक्वल्स टू 4
और यहाँ से लिखेंगे y3 प्लस y2 इक्वल्स टू 2। चलिए देखिए y2 से y2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2y3 और 4 और 2 हो जाएगा 6, देन y3 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3, y3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3। ओके ओके, अब ये y3 की जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है ना। अब चलिए y3 की वैल्यू को पुट करके निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे जो है y2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2, देन यहाँ से आ जाएगा आपका y2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3, देन y2 इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ से y2 की वैल्यू भी आ गई और ये रही हमारी y3 की वैल्यू। अब y1 निकाल लेते हैं, तो y1 निकालने के लिए y2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा y1 इक्वल्स टू 6 माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा y1 इक्वल्स टू 7, 6 और प्लस 1 इक्वल्स टू 7, ये आ जाएगी आपकी y1 की वैल्यू, ठीक है ना। अब चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं। हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर लिया, जो है x1 x2 और x3 के कोऑर्डिनेट, y1 y2 और y3 के कोऑर्डिनेट। तो अब लिखेंगे a का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो था आपका x1 प्लस x1 y1, और ये आया हमारा x1 आया है, यहाँ से देखिएगा x1 आया है 1, तो ये 1 हो जाएगा, और y1 आया है 7, तो 1 और 7 हो जाएगा आपका a का। b का वर्टिसेस का क्या आ जाएगा, ये b का है x2 y2, देन ये x2 हमने क्या निकाला है, x2 निकाला है हमने -1, ठीक है ना, और y2 क्या है, वो भी हमारा -1 है, तो -1 हो गया। अच्छा, c की कोऑर्डिनेट को क्या फाइंड आउट किया है, जो कि है x3 y3, तो ये आ जाएगा आपका x3 हमने निकाला था 11 और y3 निकाला है 3, ठीक है ना। तो ये हमने तीनों वर्सेस का जो है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब इसी पॉइंट सबको ग्राफ पेपर पे रख करके देख लेते हैं कि हमने जो पॉइंट्स निकाले वो सही हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ग्राफ की मदद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में ये चेक कर लेते हैं कि हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो सही है या नहीं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो पॉइंट है हमारा डी, ई और एफ, ये मिड पॉइंट था, और हमारा जो ट्रायंगल बन रहा था ए, बी और सी, ठीक है ना। तो इसके हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर दिए हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिए डी जो है 5 1, ई 0, एफ 0 3 और ई है हमारा 6 5। हमने जो नंबर निकाले थे वो थे -1 ये बी का था, और ए का था 1 7, और सी का था हमारा 11 3। ये टोटल पॉइंट हमने जो है ग्राफ की मदद से प्लॉट किया है। आप भी प्लॉट करके देख लीजिएगा, ये एकदम 100% सही जो है हमने किया है। मिड पॉइंट भी एकदम एग्जैक्ट सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से मिड पॉइंट एकदम सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखिए 11 और -1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, क्योंकि 11 में से बन जाएगा 10 और 10 का हाफ होता है 5। इसी तरीके से आप सभी लोग ये सारा जो है चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि एक जो है एक सिटी है और वहाँ पे 2 रोड है, मेन रोड, एक नॉर्थ साउथ का है, एक ईस्ट वेस्ट का है। ऑल द अदर स्ट्रीट, और उसमें क्या है, जो दोनों जो मेन रोड है एक दूसरे को नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के हिसाब के डायरेक्शन से इंटरसेक्शन कर रहे हैं, और हर 200 मीटर पे उन्हीं रोड के पैरेलल, ठीक है ना, एक स्ट्रीट जो है बनी हुई है, यानी ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल 10 स्ट्रीट हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रा ए मॉडल ऑफ सिटी इन द नोट इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी रोड दिए गए हैं उनको रिप्रेजेंट करिए एक सिंगल लाइन से, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानते हुए। तो देखिए
ग्राफ पेपर पे आप ऐसे ही प्लॉट करेंगे नंबर्स उसको स्ट्रीट्स को। और यहाँ पर ये जो दिया है ये ईस्ट वेस्ट का मेन रोड है, ध्यान दीजिएगा, और ये नॉर्थ साउथ का मेन रोड है। अच्छा, मेन रोड इसमें कौन सा होगा, ये सेंटाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां से देखिए हमने हर सिंगल लाइन एक स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, चाहिए ये सब एक जो है 10 लाइन हमने पैरेलल बना दी हैं, एक पैरेलल 10 लाइन एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल 10 लाइन, ठीक है ना। तो ये जो है ग्राफ पेपर पे आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है, there are street intersection in the model. Each street intersection is formed by two streets, one running in the north south direction and other in the east west direction. Each street intersection is referred to the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth street in the east west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2-5. Using this convention, find how many street intersection can be referred to as 4-3 and how many street intersection can be referred as 3-4. तो कह रहा है कि कितने जो है जब एक दूसरे को काट रहे हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में एक दूसरे को, तो कह रहा है कि जहां पर ये एक स्ट्रीट कोई दी गई है उसका जो इंटरसेक्शन दिया गया है वो दिया है 2-5, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसी कन्वेक्शन का यूज करते हुए आप सब लोग ये बताइए कि 4 और 3 पे कितनी स्ट्रीट कट करेंगी और 3 और 4 पे कितनी स्ट्रीट एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेंगे, कट करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अभी क्या है हमने जो है यहाँ पे भी बना लिया हुआ है। अब ये देखिएगा कि कह रहा है कि एक स्ट्रीट, यानी हमारी ये वाली स्ट्रीट कोई है, ये देखिए लाइन जा रही है, ये वाली स्ट्रीट, ये जो है 2 और 5, यानी कि 2 और 5 पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ये वाली स्ट्रीट, ठीक है। ये 2 और 5 पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है यहाँ से। तो पूछ रहा है 3-4 और 4-3 का इंटरेक्शन होगा, उससे कितने जो है स्ट्रीट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा देयर आर ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्ट एट 3-4 पॉइंट एंड 4-3 पॉइंट, दोनों में एक स्ट्रीट ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक देखिएगा इधर से आ रही है डायरेक्शन से और ये यहाँ इधर डायरेक्शन से आ रही है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, राइट करेंगे ठीक है, राइट क्या करेंगे, लिखेंगे जो है ओनली वन इंटरेक्शन, यानी कि ए वाले का आंसर होगा ओनली वन इंटरसेक्शंस, ठीक है, कैन बी कॉल्ड, सॉरी हैंडल नहीं, कॉल्ड 4-3, और बी वाले का वही सेम आंसर होगा ओनली वन इंटरसेक्शन कॉल्ड 3-4, ठीक है ना। तो यहाँ से एक 4-3 और 3-4, ठीक है, ये दो जो है इंटरसेक्शन जो है एक ही स्ट्रीट पे कट करेंगे, ठीक है ना। एक जो है एक स्ट्रीट के लिए बनेगा ये वाला, ठीक है, और एक स्ट्रीट के बनेगा 4-3 वाला, एक 3-4 एक 4-3, ठीक। तो इसी के साथ हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये बहुत इजी था, इसमें कुछ लिखना नहीं था, सिर्फ ग्राफ के माध्यम से हमको समझना था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, तो आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेज ऑन ए रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पर ये उसका ओरिजिन आ रहा है, ठीक है, ये वाला देखिएगा ध्यान से, इसका ओरिजिन पॉइंट आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब क्या कर रहा है, the screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. Thus, a circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A 100 150. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B 250 and 230. Determine whether any part of either circle lies outside the screen. तो लिखेंगे no, ठीक है ना, the circle is inside the screen, ये पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये पहले का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सर्किल है वो कहीं भी स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारी स्क्रीन की लिमिटेशन है यहां से लेकर के यहां तक, फिर यहां से लेकर के यहां तक। तो देखिए कोई भी सर्किल स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है। दूसरा करा 80। अब यहां पर ये बनाएंगे कैसे, 100 और जो 100 200 300 पे गया है, तो उसको लिखेंगे, लेट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू जो है 100 पिक्सल, 1 सेंटीमीटर को 100 पिक्सल बना लेंगे। तो अब यहाँ पर करा 80 पिक्सल का एक सर्किल बनाना है, जिसका जो है 100 पिक्सल 100 और 150 जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर पे एक मार्क कर लीजिएगा, y एक्सिस में 1.5 और x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 2.5 जो है x एक्सिस में और 2.3 चले जाइएगा आप लोग y एक्सिस में। उसको सेंटर मान करके सबसे पहले इसका रेडियस बनाएगा 0.8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 mm का एक रेडियस बना लीजिएगा, रेडियस का एक सर्किल बना लीजिएगा, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जिसका रेडियस होगा उसका एक सर्किल बना लीजिएगा, ठीक है ना। और देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है वेदर द टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर, कर रहा है कि क्या दोनों सर्किल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे यस द टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एज शोन, यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये रहेगा इंटरसेक्शन का पॉइंट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट्स 2 1 1 2 -2 -1 and d 1 -2 in the coordinate plane is ABCD a square, can you explain why और what is area of the square। तो देखिए हमने जो है यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है, जो भी पॉइंट दिया हुआ है, तो देखेंगे कि ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर की तरह बन रहा है, लेकिन कह रहा है कि क्यों, ये स्क्वायर क्यों है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि ये स्क्वायर क्यों है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना, और उसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए अगर हम बारी बारी से निकालें ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस फार्मूला मैंने पहले से ही लिख दिया है, इसी की मदद से हम लोग इसके साइड को निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए बी निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पे आ जाएगा 9 + 1 इक्वल्स टू √10। ए बी हमारा √10 आ गया। देखते हैं बी सी कितना आ रहा है, बी सी को भी इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी सी हमारा देखेंगे तो आ जाएगा आपका -2 -1 सॉल्व करने पर, और प्लस आपका आ जाएगा यहां से -1 -2,
ठीक है, का स्क्वायर। यहां से देखेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो ये -2 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -2 में से +1 निकल जाएगा तो -1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहां से -3 तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर से आ गया √10। ठीक है, और इसी तरीके से BC निकालने के बाद अब CD निकाल लेंगे, तो CD भी बराबर हमारा आ जाएगा √ CD आ जाएगा हमारा √ 1 माइनस -2 1 माइनस -2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर। यहां पर भी सॉल्व करने पे आ जाएगा √10। ठीक है, और CD के बाद AC निकाल लेते हैं, सॉरी AD निकाल लेते हैं। AD निकालेंगे तो यहां से भी √ आ जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सब जगह ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसका साइन चेंज है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो सारा सेम ही है। तो निकालेंगे 1 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका √10। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है ना, ये चारों साइड्स आपस में बराबर हो गए। अगर आप चाहें तो डायगोनल भी निकाल करके देख सकते हैं, यहां से डायगोनल को भी निकाल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर इसका आंसर लिखेंगे, डायगोनल भी फाइंड ही कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं आगे। ठीक है, डायगोनल को फाइंड कर लेते हैं, यहां पर लिखेंगे डायगोनल। ठीक है, डायगोनल कौन कौन सा होगा आपका, एक हो जाएगा आपका √ एक निकाल रहा हूं मैं, AC निकाल रहा हूं। ठीक है ना, AC निकाल रहा हूं, AC डायगोनल क्या होगा, -2 ठीक है का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस जो है 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 16, तो ये आ जाएगा √20। और ये डायगोनल आपका AC है। इसी तरीके से BD भी निकाल लेते हैं डायगोनल, तो BD को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2। इसको भी सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा √20। ठीक है ना, BD भी, तो यहां पर लिख देंगे BC बराबर BD। ठीक है ना, BC बराबर BD लिख देंगे, BC बराबर BD, और BC नहीं AC है ये। ठीक, ये AC बराबर BD हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हमको ध्यान देने वाली बात है कि देखिए चारों साइड्स बराबर हैं, दोनों डायगोनल बराबर हैं, इसलिए ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, डायगोनल AC और BD भी बराबर हैं और सभी साइड्स भी बराबर हैं, और तो इसीलिए ये एक स्क्वायर है। अब इसका एरिया निकालना होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, यहां पर राइट कर देता हूं मैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा √10। हमारा जो साइड आया है उसका स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा एरिया। तो देखिए हमने जो भी इस क्वेश्चन में कहा गया था ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ हमारे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और ये हमारा गणित मंजरी पार्ट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टोटल चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैथ में सबसे आगे रहने के लिए अपने क्लास में इस चैनल के हर एक वीडियो को लगातार देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।